नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको क्लास 11th के समाज के बोध में से चैप्टर 5 भारतीय समाजशास्त्री पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम। हमारा पहला ये है कि प्रश्न 1, अनंत कृष्ण अय्यर तथा शरद चंद्र रॉय ने सामाजिक मानव विज्ञान के अध्ययन का अभ्यास कैसे किया? इसका उत्तर है अनंत कृष्ण अय्यर और शरद चंद्र रॉय दोनों ही भारतीय सामाजिक मानव विज्ञान के अग्रणी विद्वान माने जाते हैं, जिन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का गहन अध्ययन किया। इन दोनों विद्वानों ने अपने अध्ययन में नृविज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परंपराओं को अपनाया, लेकिन उनकी पद्धतियां और दृष्टिकोण भिन्न थे। 1, अनंत कृष्ण अय्यर। मैदानी अध्ययन। अय्यर ने केरल के विभिन्न आदिवासी समुदायों का मैदानी अध्ययन किया। उनके अनुसंधान का मुख्य आधार केरल के जनजातीय समाज और जाति व्यवस्था पर था। प्रत्यक्ष अवलोकन। उन्होंने प्रत्यक्ष अवलोकन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की विधि अपनाई, जिसमें वे आदिवासी समुदायों के साथ रहते हुए उनकी संस्कृति, सामाजिक संरचना और परंपराओं का अध्ययन करते थे। ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टिकोण। अय्यर का अध्ययन ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टिकोण से था, जिसमें वे जातियों और उनके सामाजिक ढांचे को समझने की कोशिश करते थे। प्रमुख कृतियां। उनकी प्रमुख कृतियों में द ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ कोचीन शामिल है, जो केरल की जाति व्यवस्था और सामाजिक संरचना पर एक महत्वपूर्ण शोध है। 2, शरद चंद्र रॉय। नृजातीय अध्ययन। शरद चंद्र रॉय ने झारखंड और उत्तर पूर्वी भारत के आदिवासी समाजों पर विशेष ध्यान दिया। उनका शोध मुख्य रूप से मुंडा, उरांव और अन्य आदिवासी समुदायों के सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं पर केंद्रित था। अंतर सांस्कृतिक तुलना। उन्होंने विभिन्न आदिवासी समाजों के बीच सांस्कृतिक तुलनात्मक अध्ययन किया, जिससे भारतीय आदिवासियों की विविधता और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझा जा सके। गहन साक्षात्कार। उन्होंने गहन साक्षात्कार की पद्धति का भी उपयोग किया, जिसमें वे आदिवासी नेताओं और बुजुर्गों से जानकारी प्राप्त करते थे। यह विधि उन्हें आदिवासी समाजों के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक ढांचे को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती थी। प्रमुख कृतियां। उनकी प्रमुख कृतियों में द मंडास एंड देयर कंट्री और द ओरांस ऑफ चोता नगपुर शामिल हैं, जो झारखंड के आदिवासी समाजों पर विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करती हैं। सारांश। दोनों विद्वानों ने अपने अध्ययन के लिए मैदानी अनुसंधान और प्रत्यक्ष अवलोकन की पद्धति को अपनाया, लेकिन अय्यर का ध्यान जाति व्यवस्था और सामाजिक संरचना पर था, जबकि रॉय ने आदिवासी समाजों की सांस्कृतिक विविधता और पारंपरिक संरचनाओं का गहन अध्ययन किया। हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि जनजातीय समुदायों को कैसे जोड़ा जाए? इस विवाद के दोनों पक्षों के क्या तर्क थे? इसका सही उत्तर है जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। इस विवाद के दोनों पक्षों के तर्क अलग अलग दृष्टिकोण पर आधारित हैं। पक्ष में तर्क। 1, समावेश और विकास। जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा से जोड़ने से उन्हें बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और आर्थिक अवसर प्राप्त होंगे, जिससे उनका समग्र विकास होगा। 2, आधुनिक सुविधाएं। इन्हें मुख्य धारा से जोड़कर बेहतर बुनियादी ढांचे, संचार सुविधाएं और सामाजिक सेवाओं का लाभ मिलेगा, जो उनकी जीवन शैली को बेहतर बनाएगा। 3, समानता और अधिकार। मुख्य धारा से जुड़ने से जनजातीय समुदायों को भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए सभी अधिकारों का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। 4, सांस्कृतिक संरक्षण। जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा से जोड़ने से उनकी सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण किया जा सकता है। साथ ही वे अपनी परंपराओं और पहचान को आधुनिक समाज के साथ सामंजस्य बिठाते हुए बनाए रख सकते हैं। विपक्ष में तर्क। 1, सांस्कृतिक पहचान का ह्रास। मुख्य धारा से जुड़ने पर जनजातीय समुदायों की अद्वितीय सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान खो सकती है, क्योंकि उन पर बाहरी समाज का प्रभाव पड़ सकता है। 2, आर्थिक शोषण। कुछ आलोचकों का मानना है कि जनजातीय क्षेत्रों को मुख्य धारा में शामिल करने से बाहरी लोग उनके संसाधनों का शोषण कर सकते हैं, जिससे उनके परंपरागत जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। 3, स्वतंत्रता का नुकसान। जनजातीय समुदायों के पास अपनी भूमि, परंपराएं और स्वशासन की स्वतंत्रता होती है। मुख्य धारा से जुड़ने पर उनकी स्वायत्तता कम हो सकती है।
संसाधनों की हानि। जनजातीय क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने के नाम पर इन इलाकों में विकास परियोजनाएं शुरू हो सकती हैं, जिनसे जंगल, जल स्रोत और पारंपरिक जीवनयापन के साधनों का नुकसान हो सकता है। इसलिए दोनों पक्षों के तर्क जनजातीय समुदायों के विकास, संस्कृति और उनकी पारंपरिक जीवन शैली को लेकर संतुलन बनाने की कोशिशों से जुड़े हैं। हमारा तीसरा प्रश्न यह है कि 3. भारत में प्रजाति तथा जाति के संबंधों पर हर्बर्ट रिजले तथा G.S. घुर्ये की स्थिति की रूपरेखा दें। इसका सही उत्तर है भारत में जाति और प्रजाति के संबंधों पर हर्बर्ट रिजले और G.S. घुर्ये G.S. घुर्ये की दृष्टियों में महत्वपूर्ण अंतर है। आइए इन दोनों समाजशास्त्रियों के विचारों की रूपरेखा प्रस्तुत करें। 1. हर्बर्ट रिजले की स्थिति। हर्बर्ट रिजले एक ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी और नृविज्ञान के विद्वान थे। उन्होंने जाति और प्रजाति के संबंध पर नृवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया। उनके मुख्य विचार निम्नलिखित हैं। प्रजातीय आधार। रिजले का मानना था कि भारतीय समाज में जातियों का गठन विभिन्न प्रजातियों के बीच शारीरिक अंतर के आधार पर हुआ है। उन्होंने भारत में आर्य और द्रविड़ प्रजातियों के बीच भौतिक विशेषताओं के अंतर को आधार बनाकर जातियों का वर्गीकरण किया। नस्लीय वर्गीकरण। रिजले ने भारतीय समाज को प्रमुख रूप से आर्य और गैर आर्य, मुख्यतः द्रविड़ नस्लों में बांटा। उनका मानना था कि उच्च जातियों का संबंध आर्य नस्ल से है, जबकि निम्न जातियों का संबंध गैर आर्य नस्ल से है। नृवैज्ञानिक मापन। उन्होंने शारीरिक मापों जैसे नाक की चौड़ाई, ऊंचाई और चेहरे की संरचना के आधार पर जातीय भेदभाव को समझने की कोशिश की। उनकी इस पद्धति को नस्लीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहा जा सकता है, जिसे आज काफी हद तक खारिज कर दिया गया है। 2. G.S. घुर्ये की स्थिति। G.S. घुर्ये भारतीय समाजशास्त्री थे, जिन्होंने जाति व्यवस्था का अध्ययन सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से किया। उन्होंने जाति और प्रजाति के संबंधों पर रिजले के विचारों का खंडन किया और निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किए। सांस्कृतिक विकास। घुर्ये का मानना था कि जाति व्यवस्था नस्लीय या प्रजातीय अंतर के बजाय सांस्कृतिक और सामाजिक विकास का परिणाम है। उन्होंने जाति को सामाजिक विभाजन और भारतीय समाज की सांस्कृतिक परंपराओं का हिस्सा माना। जाति और वर्ण व्यवस्था। घुर्ये ने यह तर्क दिया कि जाति व्यवस्था प्राचीन वर्ण व्यवस्था से विकसित हुई है और इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक नियंत्रण और कार्य विभाजन था। जातियां केवल सामाजिक पदानुक्रम हैं और इन्हें नस्लीय आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। जातीय भेदभाव का खंडन। घुर्ये ने रिजले के नृवैज्ञानिक मापनों और प्रजातीय वर्गीकरण को खारिज किया। उनका मानना था कि भारत की जाति व्यवस्था नस्लीय नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक कारणों से अस्तित्व में आई है। निष्कर्ष। हर्बर्ट रिजले ने जातियों को शारीरिक विशेषताओं और प्रजातियों के आधार पर समझने की कोशिश की, जबकि G.S. घुर्ये ने जाति व्यवस्था को सांस्कृतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखा। घुर्ये ने रिजले की प्रजातीय दृष्टिकोण की आलोचना की और जातियों को समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से समझने का आग्रह किया। हमारा चौथा प्रश्न यह है कि 4. जाति की सामाजिक मानवशास्त्रीय परिभाषा को सारांश में बताएं। इसका सही उत्तर है जाति की सामाजिक और मानवशास्त्रीय परिभाषा एक ऐसे सामाजिक संगठन को दर्शाती है जो मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित है। जाति व्यवस्था को जन्म के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और इसमें सामाजिक विभाजन होता है। यह संरचना परंपरागत रूप से लोगों के पेशे, कर्म और सामाजिक स्थिति के अनुसार निर्धारित होती है। जातियों के बीच सामाजिक दूरी, विवाह, खान-पान और संपर्क में नियंत्रण रहता है। मानवशास्त्र के अनुसार जाति व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण का एक रूप है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है और इसके साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक पहचानों की सीमाएं भी स्थिर हो जाती हैं। हमारा 5वां प्रश्न यह है, जाति की सामाजिक और मानवशास्त्रीय परिभाषा एक ऐसे सामाजिक संगठन को दर्शाती है जो मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित है। जाति व्यवस्था को जन्म के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और इसमें
सामाजिक विभाजन होता है। यह संरचना परंपरागत रूप से लोगों के पेशे, कर्म और सामाजिक स्थिति के अनुसार निर्धारित होती है। जातियों के बीच सामाजिक दूरी, विवाह, खानपान और संपर्क में नियंत्रण रहता है। मानव शास्त्र के अनुसार जाति व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण का एक रूप है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है, और इसके साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक पहचानों की सीमाएं भी स्थिर हो जाती हैं। हमारा 5वां प्रश्न यह है कि जीवंत परंपरा से डीपी मुखर्जी का क्या तात्पर्य है? भारतीय समाज शास्त्रियों ने अपनी परंपरा से जुड़े रहने पर बल क्यों दिया? इसका सही उत्तर है जीवंत परंपरा से डीपी मुखर्जी का तात्पर्य उस सांस्कृतिक परंपरा से है जो स्थिर या अपरिवर्तित नहीं रहती, बल्कि समय के साथ बदलती और विकसित होती रहती है। यह परंपरा समाज के विभिन्न वर्गों, पीढ़ियों और परिवेश के साथ तालमेल बिठाती है और नए अनुभवों को आत्मसात करती है। डीपी मुखर्जी का मानना था कि भारतीय समाज की परंपराएं स्थायी और स्थिर नहीं हैं, बल्कि वे जीवन की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती हैं। यही कारण है कि वह भारतीय संस्कृति को जीवंत मानते थे, जिसमें निरंतरता के साथ बदलाव भी शामिल हैं। भारतीय समाज शास्त्रियों ने अपनी परंपरा से जुड़े रहने पर बल इसलिए दिया क्योंकि भारतीय समाज में परंपराएं और संस्कृति सामाजिक ताने बाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका मानना था कि भारतीय समाज की विशिष्टता और पहचान उसकी सांस्कृतिक परंपराओं में निहित है। आधुनिकता और पश्चिमीकरण के प्रभाव के बावजूद परंपराओं को बनाए रखना आवश्यक है ताकि समाज अपनी जड़ों और मूल्यों से भटक न जाए। इसका उद्देश्य यह था कि समाज आधुनिक बदलावों को अपनाते हुए भी अपनी सांस्कृतिक पहचान को न खोए। परंपरा से जुड़े रहना समाज के नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी आवश्यक समझा गया, जिससे सामूहिक एकता और समाज की स्थिरता बनी रहती है। हमारा 6ठा प्रश्न यह है कि भारतीय संस्कृति तथा समाज की क्या विशिष्टताएं हैं तथा ये बदलाव के ढांचे को कैसे प्रभावित करते हैं? इसका सही उत्तर है कि भारतीय संस्कृति और समाज की कई विशिष्टताएं हैं जो इसे अद्वितीय और विविधता से भरा बनाती हैं। ये विशिष्टताएं समय के साथ समाज में होने वाले बदलावों को भी गहराई से प्रभावित करती हैं। प्रमुख विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं। 1. धार्मिक विविधता। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और कई अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। यह धार्मिक विविधता समाज के मूल्यों, रीति रिवाजों और विश्वासों में व्यापक विविधता लाती है। धर्म के कारण समाज में सामुदायिकता और पहचान की भावना मजबूत होती है, परंतु कभी-कभी यह सामाजिक विभाजन और संघर्ष का कारण भी बन सकती है। 2. परिवार का महत्व। भारतीय समाज में परिवार को एक महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है। संयुक्त परिवार की परंपरा यहाँ गहराई से जुड़ी हुई है। हालांकि शहरीकरण और आधुनिकता के साथ यह ढांचा बदलकर एकल परिवारों की ओर बढ़ रहा है। परिवार के ढांचे में बदलाव सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन को दर्शाते हैं। 3. भाषाई विविधता। भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। यह भाषाई विविधता सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, परंतु भाषा के आधार पर क्षेत्रीय पहचान और राजनीति भी मजबूत होती है। 4. जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो समाज में विभाजन और पदानुक्रम को जन्म देती है। हालांकि संविधान ने जाति आधारित भेदभाव पर रोक लगाई है, फिर भी जाति प्रथा का समाज में गहरा प्रभाव है और यह सामाजिक बदलाव में एक चुनौती बनकर सामने आती है। 5. उत्सवों और परंपराओं की बहुलता। भारतीय समाज में विभिन्न त्योहार, रीति रिवाज और परंपराएं लोगों को एकजुट करती हैं। यह सामाजिक मेलजोल और सामुदायिक भावना को बढ़ावा देती है, साथ ही विभिन्न संस्कृतियों के आदान प्रदान का माध्यम बनती है। समाज पर बदलाव का प्रभाव। 1. आधुनिकीकरण और शहरीकरण। पश्चिमी प्रभाव। शहरीकरण और वैश्वीकरण के कारण पारंपरिक समाज में बदलाव हो रहे हैं। लोग पारंपरिक मूल्यों से हटकर अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और कैरियर पर ध्यान देने लगे हैं। 2. तकनीकी प्रगति। तकनीकी प्रगति ने न केवल जीवन शैली में बदलाव किया है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के नए रूप भी उत्पन्न किए हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने भारतीय समाज में विचारों और व्यवहार में तेजी से बदलाव लाया है। 3.
सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में प्रयास। भारतीय समाज में अब सामाजिक समानता, जाति भेदभाव के उन्मूलन और लिंग समानता के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। यह सामाजिक संरचना और सोच में एक बड़े परिवर्तन को दर्शाता है। भारतीय संस्कृति की विशिष्टताएं इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि समाज का ढांचा स्थिर रहते हुए भी बदलाव की प्रक्रियाओं को अपना सके, जिससे परंपरागत और आधुनिक मूल्यों का एक संतुलन बना रहे। हमारा 7वां प्रश्न है कि 7 कल्याणकारी राज्य क्या है? ए आर देसाई। कुछ देशों द्वारा किए गए दावों की आलोचना क्यों करते हैं? इसका सही उत्तर है कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जिसमें सरकार नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक भलाई के लिए हस्तक्षेप करती है। यह राज्य सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और न्यूनतम जीवन स्तर जैसे अधिकारों को सुनिश्चित करता है। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को सहायता प्रदान करना होता है, ताकि सभी नागरिकों को समान अवसर और जीवन की बेहतर गुणवत्ता मिल सके। ए आर देसाई भारतीय समाजशास्त्री थे जिन्होंने कल्याणकारी राज्य की आलोचना की थी। उनके अनुसार कई देश कल्याणकारी राज्य का दावा तो करते हैं, लेकिन असल में ये राज्य पूंजीवादी हितों की रक्षा करते हैं। उनकी आलोचना इस बात पर केंद्रित थी कि 1. समानता की कमी। कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों के बावजूद व्यावहारिक रूप में यह राज्य गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाटने में विफल रहता है। वह मानते थे कि असली लाभ समाज के संपन्न वर्ग को ही मिलता है। 2. पूंजीवाद का समर्थन। ए आर देसाई का मानना था कि कई कल्याणकारी राज्य पूंजीवाद को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे सामाजिक असमानताएं बढ़ती हैं। वे कल्याण
आगे बढ़ाएं। जय हिंद।